नमस्कार। बात करते हैं अपने आखिरी नक्षत्र 27वें नक्षत्र जो कि है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र क्या बताता है, इसके स्वामी ग्रह क्या है, प्रतीक क्या है, सब जानेंगे हम। रेवती नक्षत्र की जो ये रेवती नक्षत्र के जो चारों पद आते हैं वो मीन राशि में आते हैं। इससे पहले भी उत्तरा पद के जितने भी नक्षत्र पद थे वो मीन राशि में आए, क्योंकि मैंने बताया था एक राशि में 9 पद आते हैं। तो 9 पद को भी अलग अलग चरणों में बांटा गया है। इस तरीके से आप धीरे धीरे जब समझेंगे तो आपको पूरी नक्षत्र की आप सीरीज़ देखिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट पे डाली हुई है। इवन राशियाँ या कोई भी चीज़ आप प्लेलिस्ट खोलिए, अगर आपको सीखना है तो आप प्लेलिस्ट के जरिए ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं और आपकी 27 के 27 नक्षत्र एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएंगे सीरीज वाइज। स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, तो बुद्धिमान बहुत होते हैं और मीन राशि में आने की वजह से ज्ञानवान भी है। अब सोचिए, जहाँ ज्ञान भी है बुद्धि भी है तो वहाँ क्या ही कमी है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान का सम्मेलन ही सबसे अच्छा सम्मेलन कहा जाता है। कई बार क्या होता है, किसी में बुद्धि ज़्यादा है, किसी में ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है और बुद्धि नहीं है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे उस ज्ञान को। और अगर बुद्धि बहुत है परंतु ज्ञान ही नहीं है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है परंतु बुद्धि है। यानी वाक पटुता बहुत है, बोलने की क्षमता बहुत है, क्योंकि बुद्ध ही बुलवाता है। बुद्ध में अगर बुद्ध अच्छा नहीं है तो इंसान बोल ही नहीं सकता ज़्यादा, मतलब वो थोड़ी देर बोल के ही वो चुप हो जाएगा। तो बुद्ध का होना, तो जो भी ये लेक्चरर आप सुनते हैं, टीचर्स लेक्चर देती हैं, तो उनके अंदर ज्ञान के साथ अगर बुद्ध अच्छा है तभी वो लेक्चर एक एक घंटे के 2 2 घंटे के दे पा रहे हैं। अदरवाइज वो इतने लंबे लेक्चर दे ही नहीं सकते, थोड़ी देर बाद ही उनको याद ही नहीं आएगा कि मुझे बोलना क्या है। तो ये चीज़ आप देखिए कि बुद्ध अगर अच्छा है तो आप किसी भी व्यक्ति को जान सकते हैं। अगर उसका लेक्चर प्रभावशाली है, आपको उसको सुनने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका बुद्ध बहुत अच्छा है, यानी उसका बुद्ध के साथ ज्ञान यानी गुरु भी बहुत अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुंडली में अगर हम वैसे देखें, बुध और गुरु एक दूसरे के मित्र नहीं कहे गए हैं, दोनों में परस्पर मित्रता नहीं है, परंतु दोनों का कुंडली में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, या लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके जो देवता ग्रह हैं वो पूषा है, ये भी पोषण करने वालों में से ही आते हैं। तो ऐसे लोग अब पोषण देखिए तरह तरह से होता है। जैसे एक होता है कि हम परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं, एक होता है कि हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी की भी सेवा करना, कुछ भी देना, ज्ञान देना भी एक तरीके का पोषण ही है। मतलब हम किसी को कुछ दे रहे हैं ना, तो वो भी एक तरीके का पोषण ही है। तो आप उसको उस तरीके से भी किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। किसी का एक चीज़ का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। सूर्य का एक रूप कहा गया ये, और साथ ही साथ यात्रा के रक्षक कहे गए हैं। तो ये हमारा आप रेवती नक्षत्र में देख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह मछली का जोड़ा है। मछली का जोड़ा दर्शाता है कि बहुत शुद्ध, मछली को भी एक शुद्धता का प्रतीक माना गया है। ढोल और जीवन की यात्रा या मोक्ष का प्रतीक, ये सारी चीज़ें इनको इस नक्षत्र में आती हैं। योनि इसकी गजा यानी हाथी और गण देवता है। वृक्ष इसका महुआ यानी कल्प वृक्ष का। यानी ऐसे लोग, अगर कोई इच्छा शक्ति, इनके अंदर इच्छा शक्ति की पावर बहुत होती है, यानी कोई भी इच्छा ये अंदर से करें और वो इच्छा इनकी बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि इनके जो वृक्ष हैं, लेकिन उस वृक्ष को ये लगाएं और उस वृक्ष से ही कुछ डिमांड करें तो डेफिनेटली इनकी डिमांड पूरी हो सकती है। बहुत इच्छा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का वृक्ष कहा गया है, जो महुआ का पेड़ है। पक्षी मोर आता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम चरण, जो कि धनु नवमांश में आता है। इसमें गुरु की पावर मिलती है, गुरु की डबल पावर, क्योंकि राशि भी गुरु और यहाँ पे प्रथम नवमांश भी धर्म से ही जुड़ा हुआ है। नवा जो धनु राशि आती है वो हमारी 9th हाउस में आती है, जो कि भाग्य की भी राशि होती है। बहुत भाग्यवान होते हैं ऐसे लोग, और साथ ही ये धर्म से जुड़े रहने वालों में से होते हैं, यानी धर्म के आगे इन्हें कुछ नहीं दिखता, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और इनको लगता है कि मैं अपने जीवन में कितना भी ज्ञान हासिल कर लूँ कम है। ज्ञान के पीछे हमेशा ये भागते रहेंगे और ज्ञान हासिल भी करेंगे। धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं और इन्हें वो सुखद भी होती हैं और बहुत इनकी इच्छाएं पूरी होती हैं धर्म की यात्राओं से। दूसरा आता है मकर। मकर नवमांश में आपके सिंह आ गए, शनिदेव आ गए। यहाँ पे ये व्यवहारिकता लिए होते हैं, क्योंकि 10th हाउस में आती है मकर राशि। ऐसे लोगों को कर्मशीलता माना जाता है, यानी कर्म ही इनके लिए सब कुछ है। यानी हर समय कुछ ना कुछ, ये आप इन्हें खाली बैठा नहीं देखेंगे, ये कुछ ना कुछ कर्म करते रहेंगे और बहुत अनुशासित होते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर आता है। अपने जो भी करेंगे पूरे अनुशासन के तौर पर करेंगे। लक्ष्यों के प्रति गंभीर होते हैं। अगर इन्होंने कोई चीज़ ठान ली है कि मुझे ये कंप्लीट करनी है तो ये करके ही मानते हैं।
तीसरा आता है कुंभ राशि में। यहाँ पर देखिए बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये भी इच्छा शक्ति का ही घर है, और इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो भी अब मैंने बताया महुआ का वृक्ष जो बताया, महुआ का बताया। अगर तीसरे चरण वाले व्यक्ति ये वृक्ष लगाकर कोई मनोकामना करते हैं, अब मनोकामना भी ऐसी हो जो आपको पता है कि पूरी भगवान कर सकता है, हमेशा ऐसी ही विश हमें करनी चाहिए जो हमारी आसानी से पूरी हो सके, या भगवान वो पूरी कर सके, हमें मतलब एक शक्ति मिले कि हम उस चीज़ को। गलत इच्छाएं अगर आप रखेंगे तो और सोचिए भगवान ने पूरी नहीं की तो वो तो गलत ही है। सही इच्छाएं करिए, जरूर भगवान पूरी करते हैं। परोपकारी, आध्यात्मिक और कलात्मक, सामाजिक, ये सब इनको बनाते हैं तीसरे चरण वालों को। चतुर्थ जो आता है मीन में आता है, मीन ही राशि है, मीन ही इसका पद आ गया, तो आप सोचिए कि यहाँ पे तो गुरु का पूरा पूरा ज्ञान इन्हें मिल गया। यानी ऐसे लोगों के अंदर एक ऐसा ज्ञान होता है जो शायद ही किसी के अंदर हो। अंतर ज्ञान होता है इनके अंदर, मतलब किताबी ज्ञान तो इनके अंदर कुछ नहीं, परंतु अंतर ज्ञान गजब का होता है। इन्हें नहीं, इनसे आप कुछ बात करेंगे तो आपको लगेगा ये बातें हमने कहीं सुनी भी नहीं है, कहीं मतलब ये कहाँ से निकल के ये बातें आ रही हैं, इन्हें खुद भी नहीं जानते होंगे कि ये बातें मुझे कहाँ से पता चल रही हैं, कहाँ से मेरे अंदर ये बातें आ रही हैं। वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नक्षत्र के साथ क्या क्या आप कर सकते हैं। नक्षत्रों को जानकर आप अपने आप को समझ सकते हैं। तो आज ये नक्षत्र की सीरीज़ ख़त्म हुई। आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को वीनस एस्ट्रो। और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया ही रहता है, और वीडियो में आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। धन्यवाद।